बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने वो जो 2 दरिंदे मोटरवे केस के अंदर इन्वॉल्व थे, उनका फ़ैसला आ गया और उन दोनों दरिंदों आबिद मल्ली और शफ़कत अली को सज़ाए मौत सुनाई है। 14 साल उनकी पूरी जायदाद को कुर्क कर लिया गया है। ये फ़ैसला आया है एंटी टेररिस्ट कोर्ट का। आज मैं बिल्कुल बड़ा मुतमईन हूँ ये कहते हुए कि आज पाकिस्तानी कौम इज़ स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। हमारी अदलिया ने जिस तरह फ़ैसला किया, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स ने जितनी स्विफ्टली इस केस को मैनेज किया, 3 हफ्ते के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। प्रोसिक्यूशन और पुलिस का एक बड़ा कलीदी किरदार है। बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ पंजाब पुलिस के ऊपर, लेकिन इस चीज़ को बड़ी एमिकेबली और बिल्कुल टाइम लाइन के साथ साथ इसको किया गया। प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून में बयानिए की जंग शुरू हो गई है। मरियम नवाज़ का बयानिया फ़र्क है नवाज़ शरीफ साहब के साथ मरियम नवाज़ का बयानिया, और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज का जो बयानिया है वो फ़र्क नज़र आता है। एक तसादुम की सियासत चाह रहे हैं और दूसरे मिलकर इकट्ठे चलने की बात करते हैं। और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों पर मान जाएगी? क्योंकि आज शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल कराची में बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मिले, जहां पर शहरी रहमान भी मौजूद थी, और उन्होंने ऑब्वियसली वहां पर जो बाई इलेक्शन हो रहा है वहां पर उनका ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहां पर MNA के लिए इलेक्शन लड़े जाएं। तो उस पर बिलावल भुट्टो ने बड़ा क्लियरली कहा कि हम CEC की मीटिंग में डिसाइड करेंगे और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को बताएंगे कि क्या वो हमारे मुत्तहिदा उम्मीदवार हैं या नहीं हैं। और PDM की ये जो सारी जमात हैं ये किसके पेज पर हैं? क्योंकि अपेरेंटली इट फील्स लाइक कि एक पॉलिटिकल पार्टी फ़र्क सोच रही है और बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज फ़र्क सोच रही हैं। इस तमाम तर सिचुएशन पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर अख्तर मलिक ने, सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जाम इकरामुल्लाह धरेजो साहब सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सिद्दीकुल फारूक साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूं। पहला जो आज फैसला आया है, ATC जज अरशद हुसैन भुट्टा ने जो फैसला दिया है, दोनों इन दरिंदों को सजाए मौत सुनाई गई है। क्या कमेंट करना चाहेंगे जी इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि आज का जो फैसला है वो पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन होती है, कानून की हुक्मरानी है। और जिन दरिंदों ने वहाँ पर मेन शाहरा पर ज्यादती, जुल्म और ज्यादती का जो मुजाहरा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस भी उसमें सुरखरू हुई और पाकिस्तानी अदालतें भी सुरखरू हुई। और इंशाअल्लाह अब ये साबित हो चला है कि जो कोई क्राइम करेगा वो कानून से बच नहीं सकता। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दूं कि दुबई और जो ये UAE की छोटी छोटी रियासतें हैं, उनमें जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, जिन लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है, उनकी वजह यही है कि वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक किया जाता है और कानून की हुक्मरानी है। कोई भी कानून वायलेट करता है उस पे फौरन एक्शन होता है और लोग वहाँ पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होते हैं और फ्री होकर, फ्री ऑफ टेंशन वहाँ पर फिरते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो फैसला है, हम अदालतों को भी सराहते हैं और पाकिस्तानी कौम को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिस हजीमत का सामना पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को सामना करना पड़ा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दाग धुल गया और ये अपने काफिर किरदार तक पहुंच चुके और अंजाम को पहुंच गए। दरेजो भाई, आपकी तरफ में आता हूं। आज का फैसला, एंटी टेररिस्ट कोर्ट का फैसला, पूरी कौम ने सुख का सांस लिया है, ट्रस्ट डेवलप हुआ है हमारे इस ये जो जुडिशल सिस्टम है, स्पेसिफिकली पुलिस के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हुआ है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर डेवलप हुआ है। और इस सारों के अंदर एक चीज़ है कि व्हेंस देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये कोशिश थी, ये अकीदा था मेरे ख्याल में पूरी पंजाब की हुकूमत का, पुलिस का, तमाम इदारों का, वफाकी हुकूमत का और पूरे मुल्क का, कि इन जो दरिंदों को इनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। और आज हमने देखा कि फैसला भी वैसा आया। क्या कमेंट करेंगे जी? जी मंसूर, जी आपको आवाज आ रही है जी? जी कैन यू रिपीट? मैं कह रहा हूं जी, आज का ये जो ATC का फैसला आया, इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे?
देखिए, बहुत ही अच्छा फैसला है और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से ये एक घिनौना जुर्म हुआ और जिस तरह आपने देखा कि ये रेप हुआ और मुझे अफसोस इस बात का ज़रूर है कि जैसे ये क्राइम हुआ तो उस को जिस तरीके से हैंडल किया गया, और आपको याद होगा कि उस वक्त के सीसीपीओ ने किस तरह इस क्राइम का मजाक उड़ाया और कैसी-कैसी बातें की। ये नहीं होना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हुआ। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि इनके लिए हमें कानून साज़ी करनी चाहिए और मौजूदा हुकूमत कानून साज़ी के महाज पे बिल्कुल ही फेल हो चुकी है। आप पार्लियामेंट में देखें कि कोई नई कानून साज़ी नहीं हो पा रही। बहरहाल ये जुडिशरी की तरफ से एक अच्छा फैसला है और हम सबको इसका खैर मकदम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी तरफ में आता हूँ। सर, ऐसे सानिहात दोबारा ना हो, कानून साजी की बात की है दरेजो भाई ने, डॉक्टर साहब भी यही बात कर रहे हैं। पूरा मुल्क अब देखता है पार्लियामेंट की तरफ, आप लोगों की तरफ, कि आप लोग कैसे मुल्क को राह रास्त पर लेकर चलेंगे। लॉ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी ज़रूरी है। क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आपने और मेरे एक और भाई ने मिसाल दी है यूएई की, और आपने भी इस हवाले से अदालत के फैसले को सराहा, हम भी सराहते हैं। मैं लेकिन ये अर्ज करूंगा, जो आखिर में आपने बात की कानून के उसके अल्फाज और रूह के मुताबिक निफाज की जी। सऊदी अरब में एक शहजादे ने पिछले 1 साल के दौरान एक आम शहरी को कत्ल कर दिया कि तुम क्या समझते हो, हम बड़े लोग हैं। फिर कत्ल हुआ और उसके बाद उसके वालिदैन के पास उस शहजादे के रिश्तेदार अरबों खरबों रुपए लेके गए कि ये कबूल कर लो, खून बहा। उसने नहीं कबूल किया और उसका सर उड़ा दिया गया, और ये फैसला भी 1 महीने के अंदर हो गया। बिल्कुल ठीक। तो मैं एक बात तो ये करूंगा कि कानून का निफाज हर कीमत पर। अभी अपील का हक उसके उन दोनों के पास मौजूद है, देखते हैं अपील का क्या होता है। लेकिन काजी साहब, मैं एक बात मंसूर काजी साहब कहूंगा, माशरे में एक आग लगी हुई है और सिर्फ खवातीन और बच्चियां ही नहीं, मासूम लड़के भी इस रेप का और गैंग रेप का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सही। ये मेरी बात है या नहीं? ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो जो बड़ी बात है कि ये ज़हनों में ये बात आती क्यों है कि हम ये काम कर लें, हम कत्लो गारतगरी कर लें, हम चोरी डकैती कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बच जाएंगे। तो इसलिए हर सतह पर हमें तालीम का, तबलीग का, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियां, मस्जिद, मेंबर ब्यूरोक्रेसी की सतह पर, समाजी तंजीमों की सतह पर हमें इसका एहतमाम करना है कि ज़हनों से ये गंद निकालें। बिल्कुल ठीक। और मैं आपसे अर्ज करूं, जब से ये मोबाइल फोन जो बड़ा मुफीद भी है, ये आम आदमी के हाथ तक पहुंचा है और बड़ी बड़ी अजीब साइट्स तक नौजवानों की और हर एक की पहुंच है, और वहां से जो गंद उन्हें मिलता है, बिल्कुल सही है, मिसयूज ऑफ दैट। बिल्कुल ठीक है, टेक्नोलॉजी का। बिल्कुल। अभी जो टिकटॉक पर अपना पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ इस तरह की इस्लाह की भी जरूरत है और कानून के बेलाग निफाज की भी जरूरत है। और हमारे जो सियासी लोग हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, उनके यहाँ भी और सियासी जमातों के यहाँ भी अखलाकी कदरों का ठीक होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक, ताकि आपका पॉइंट आ गया। ठीक हो, स्नो मेल्ट्स फ्रॉम द टॉप। बिल्कुल ठीक। ऊपर से अखलाकी कदरें और ऊपर से कानून का निफाज बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो माशरे से ये जराइम खत्म होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। व्यूअर्स, एक छोटी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा जो अब पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, किस तरफ चल रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अंडर हैंड कोई डील हो गई है, मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है, और इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परफॉर्मेंस पे अब फोकस करेगी या ऑपोजिशन पे करेगी, इस पे बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ, पहले मुझे ये बताइएगा, आप लोगों ने मियाँ जावेद लतीफ़ जो रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके ख़िलाफ़ रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की FIR दर्ज कराई है। जो कोई आम शहरी है वो सुनना है कि PTI का कौंसलर है, हुकूमत मुल्क की सालमियत पर हमला किया है, ये उसका मतन है। अवाम में खौफ व हरास फैलाया है, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बयानात। सर FIR करा दी आप लोगों ने जी? पहले तो मैं एक बात का रिस्पांस कर दूं जो धारेजो साहब ने कहा है। जी जी। पंजाब हुकूमत में इन 2.5 सालों में पंजाब की तारीख में सबसे ज्यादा कानून साजी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से पंजाब के सिक्योरिटी इदारों ने केसेस ट्रेस किए हैं वो भी एक मिसाल अपनी आप है। अब रह गई बात जावेद लतीफ़ साहब की, किसी भी पाकिस्तानी को पाकिस्तान से उतनी ही गर्ज है, उतनी ही मोहब्बत है जितनी किसी बड़े से बड़े लीडर को हो सकती है। अगर एक पाकिस्तानी महसूस करता है कि मेरे मुल्क के खिलाफ कोई इस तरह का बयानिया आया है जिससे पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी हुई है, तो एवरीबॉडी हैज राइट टू मतलब गो टू दी थाना और वहाँ पे अपनी जो FIR है वो दर्ज करवा सकता है। और इसमें कोई मेरे ख्याल है कोई मुबालगा आ रही है, कोई झूठ वाली बात है नहीं कि जो बंदे ये कहें कि हमारे फलां बंदे को ये हो गया तो सानिया मशरकी पाकिस्तान रिपीट हो जाएगा, फलाना रिपीट हो जाएगा। तो भाई इन चीज़ों से निकलो। ये पाकिस्तान जितना जावेद लतीफ़ का है, जितना किसी आम शहरी का है, जितना हमारा है, वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए बराबर है। हमारे लिए तो सबसे पहले पाकिस्तान है, ये है तो हमारी सियासत भी है, हमारा वजूद भी है, हमारा मुस्तकबिल भी है, हमारे बच्चों का फ्यूचर भी यही है। मलिक साहब मुझे एक चीज़ बताएं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा जो इस वक्त के वज़ीर दिफा हैं और पहले चीफ मिनिस्टर थे परवेज़ खटक साहब, उनका भी एक ऐसा ही बयान था। लेकिन मुझे नहीं याद किसी ने तब FIR या कोई ऐसी चीज़ कराई हो। पॉइंट सिर्फ ये है कि जो हमारे सियासतदान हैं अगर उन पे FIR ही करानी है, वो ऑब्वियसली सच क्या है झूठ क्या है वो तो खुद अपना केस डिफेंड करेंगे, बट इसकी कोई अच्छी नज़ीर नहीं मिलती हमें कि इसका एंड रिजल्ट कभी अच्छा होता हो। देखें जी, लीडर कोई भी है, कोई भी पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, हमारा व्यू बड़ा क्लियर है। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं होगा। हमारे लिए तो सबसे पहले पाकिस्तान है भाई। हमारी तो ना कहीं बाहर जायदादें हैं, ना हमारे बच्चे बाहर हैं, ना कोई और चीज है। हम तो पाकिस्तान में मरेंगे जिएंगे। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हमें तो अपने बाप दादा की जो कब्रें हैं पाकिस्तान में उनसे भी प्यार है। जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा वो हमारा दुश्मन है, हमारा पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान पहले, बाकी सियासत पार्टियां हर चीज बाद में आती हैं। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि हमें अपने बाप दादा की कब्रों से प्यार है भाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दरेजो साहब ठीक हो गया। दरेजो साहब जरा आप लोग बताएं, क्या पीपल्स पार्टी की कोई एस्टैब्लिशमेंट से डील हो गई है? मरियम नवाज के गिले शिकवे खत्म नहीं हो रहे। आज शायद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल गए, बड़ा जो विजुअल से हमें लग रहा था बड़ा हल्का सा ही आसरा ही दिया बिलावल भुट्टो ने कि जी मैं पूछ के बताऊंगा CEC में। ये तो PDM में पहले डिसाइड नहीं हो गया था कुछ ऐसा, क्या कहेंगे? देखिए मंसूर, PDM में मुख्तलिफ पार्टीज हैं और हर किसी का अपना मंशूर है। और आपने माजी में देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी उन्होंने लड़े हैं और लड़ते आ रहे हैं और आगे जाके भी लड़ेंगे। तो असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना ओपिनियन है, अपना नजरिया है, और दूसरी जमातों का भी अपना ओपिनियन है, नजरिया है। ये जो डील की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न पहले इस पे यकीन रखती है न अब रखते हैं। हमने आपने देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्किलात बर्दाश्त की, सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन हमारा जो अपना मौकिफ है, ओपिनियन है, हम उस पर डटे रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि कोई भी फॉरम हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट से बाहर हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को ओपन फील्ड नहीं देना चाहती। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अपोजिशन असेंबली से बाहर चली जाए, रिजाइन कर जाए और इसका फायदा हुकूमत को हो। ठीक है। आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत का शुरू से ही मौकिफ है कि ये 18th अमेंडमेंट को रोल बैक किया जाए। हमें डर है कि अगर ये अपोजिशन रिजाइन कर जाती है तो उनको एक खुला रास्ता मिलेगा कानून साजी, जो हम नहीं चाहते कि मुल्क के मुफाद में है, और जो कानून साजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
ने दूसरी जमातों के साथ मिलकर खुसूसन 18th अमेंडमेंट मुल्क में नाफिज की, उसका जो फायदा हुआ है सूबों का, हम नहीं चाहते कि वो हकूक फिर छीने जाए। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो अपोजिशन का मौकिफ है कि फौरन रिजाइन किया जाए, उस पे थोड़ी नरमी की जाए और हर महाज पे हुकूमत का मुकाबला किया रेजो भाई, आपकी ये वाली बात अगर ठीक है, वैलिड है, और आपका जो पॉइंट है मैं वो भी वैलिड समझ रहा हूँ, अगर ये आपके जहन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये प्रिज्यूम आप लोगों ने किया हुआ है, तो फिर आपने वो 4 अप्रैल का क्यों लारा लगा दिया पीडीएम को, मौलाना साहब को, नवाज शरीफ साहब को? फिर आप उनको बता दें कि हमने रिजाइन नहीं करना। वो कह रहे हैं जी सीसी की मीटिंग होगी फिर बताएंगे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है हमारी सीईसी है, हमारी लीडरशिप उसमें बैठ के सीईसी का जो फैसला आएगा हम उसको आगे जाके पीडीएम की क़यादत को सुनाएंगे, बताएंगे कि, और हम अभी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ओपिनियन है उस पे पीडीएम की क़यादत गौर फिक्र करे, और हम समझते हैं कि ये एक बेहतर ऑप्शन है कि इनका आज पे मुकाबला किया जाए। ठीक हो गया। सिद्दीकुल फारूक साहब, पीपल्स पार्टी ते ना रहियो, बस ए गल समझ लो हुण तुसी जेड़ा तुसी बैंक कर रहे हो ना कि पीपल्स पार्टी तुहाडे नाल खलो जाएगी, और नहीं हुण खलोण लगी, ए भुल जाओ तुसी। सर क्या करेंगे अब आप लोग? सुना है आज आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कोई फ़ोन किया, इसहाक डार साहब ने उठाया, कोई बातचीत नहीं हुई, क्या किधर जाती चीज़ें नज़र आ रही हैं जी? ये सुनी सुनाई बात है। अच्छा जी, मुझ तक नहीं पहुंची। बाकी ये जो पीडीएम के खिलाफ साजिशें करने वाले और वगैरह वगैरह हैं, वो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, अपने दारिजो साहब जो फरमा रहे थे कि 18वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करने के लिए तहरीक इंसाफ और उनके हलीफों के पास तादाद ही नहीं है। इसके लिए कम अज कम 2/3 अक्सरियत चाहिए, और वो उनके पास किसी सूरत में अगर पूरी पीडीएम पार्लियामेंट से इस्तीफा यानी कौमी असम्बली से दे दे, ठीक है, उनके पास ये बन ही नहीं सकती। दूसरी बात, मुझे नहीं मालूम, बड़ी जो है वो सीजन पार्टी है, लीडरशिप है, अगर पीपल्स पार्टी किसी वक्त पीडीएम से राहें जुदा भी करना चाहती है तो कर भी लेती है, तो एक बात हम सबको सामने रखनी चाहिए, और वो ये है कि हमारे यहाँ की जो मशरकी अक़दार, इस्लामी अक़दार हैं माशरती जी, और जो हमने गुज़श्ता 30-35 साल में सीखा ARD के प्लेटफॉर्म पर, जिस तरह हम एक दूसरे के साथ चले और एक दूसरे के खिलाफ मतलब है फजूल बातें करनी हमने बंद कर दी। कम अज कम हमारे पीडीएम की पार्टियां जो हैं उनमें कोई रहे या न रहे, मैं तो ये हुक्मरान जमात को भी कहूँगा कि वो भी इस्लामी अक़दार, कुरान और सुन्नत को सामने रखे और सूरह अल हुजरात को सामने रखे कि उसमें अल्लाह पाक ने क्या कहा, उन चीजों पर कायम रहना चाहिए। तीसरी बात जो बहुत अहम बात, मैं आपकी बात काट रहा हूं, मुझे लतीफ के हवाले से आपने बात की जी, जावेद लतीफ, वो बड़ी अहम बात है। मुझे जरा इसके साथ ही जवाब दे दीजिएगा, मुझे जावेद लतीफ का भी जवाब दे दे, मुझे साथ ये भी बता दे इस्तीफों के बाद क्या होगा? आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या मलिक साहब, इमरान खान साहब, ये लोग सारे खत्म हो जाएगी असेंबली, घर चले जाएंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है फिर जी? असेंबली की बात जो है जी, जब सबसे पहले जो बुनियादी बात है वो इस हुकूमत की, पीटीआई की हुकूमत की हर शोबे में इतनी सरी नाकामी है कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी नाकामी का तस्वुर नहीं हो सकता। 71 में पाकिस्तान 2 लाख कर दिया गया, उसके बाद भुट्टो साहब की हुकूमत बनी, उस वक्त भी उन्होंने संभाल लिया मामला, ठीक है। हमारी हुकूमत के खिलाफ इन्होंने धरने दिए, क्या कुछ नहीं किया, हमने फिर भी 12,000 मेगावाट बिजली बना दी, सी पैक करके 20 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर दिए, वगैरह वगैरह। ठीक। अब सूरत ये है, आप भी कह रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ को कारकर्दगी जो है वो दिखाएगी या नहीं। देखें, हमने इनके हाथ नहीं पकड़े, हमने इनके ज़हन मफलूज नहीं किए, ये कारकर्दगी दिखाएं। लेकिन मैं आता हूं इस बात पर, एक मिनट आता हूं जावेद लतीफ जी, बस जल्दी से। जावेद लतीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा को दी गई धमकी की रोशनी में ये बात की, और मैं याद दिलाता हूं
शेख रशीद ने लाहौर में कहा था, जला दो, तबाह कर दो, आग लगा दो। लानत असम्बलियों पर आग लगा देना पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को ये मामूली बात है? गलत बात। पाकिस्तान के सर जो शेख रशीद साहब ने कहा वो भी गलत था, जो परवेज खट्टक साहब ने कहा वो भी गलत था, जो जावेद लतीफ ने कहा है वो भी गलत है। मुल्क सियासत को मुल्क से ऊपर नहीं लेकर जाना चाहिए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आगे जाने दीजिएगा सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं आता हूं। अख्तर मलिक साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं उस वक्त की, एक तो आप मुझे ये बताएं, आपको अंदाजा हो रहा है कि पीडीएम काम ठीक नहीं कर रही, उनका काम चल नहीं रहा, आप मुस्कुराई जा रहे हैं इसके अंदर। और दूसरा मुझे जरा बताइएगा, ये अब आप लोग करने क्या जा रहे हैं? व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू? क्योंकि एक सेकंड इनिंग्स खान साहब कहते हैं कि जी हम शुरू कर रहे हैं, ऑल्दो आज प्राइम मिनिस्टर खुद कोविड उनका पॉजिटिव आ गया, अल्लाह खैरियत रखे इंशाल्लाह ताला, लेकिन अब प्लान ऑफ एक्शन क्या है आप लोगों का? काजी साहब देखें, धारीजो साहब की पार्टी जो है पीपल्स पार्टी, बड़ा उसने स्मार्ट प्ले किया है। और हम तो पहले कहते थे ये गैर फितरी इत्तेहाद है और बीच चौराहे इनकी हंडिया फूटेगी, ये हम 6 महीने से कह रहे थे और वो हंडिया फूट गई। और मैं समझता हूँ रिलेटिवली पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल जमात है। वो हमेशा पॉलिटिकल फैसले करते हैं। आप इनकी शुरू में जब ये फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि ये मैं इस असेंबली को नहीं मानता, शुरू में जब ये 18 वाला इलेक्शन हुआ, फिर उसी असेंबली में सदारत का इलेक्शन भी लड़े। बिल्कुल। फिर इन्होंने कहा कि जी हम कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम इस्तीफे दे देंगे, हम सेनेट नहीं लड़ेंगे। फिर उसी मुंह से ये सारे इन्होंने वापस वो सारी चीजें रिवर्स की। ठीक है, अब रह गई बात पीडीएम के इत्तेहाद की। पीडीएम से तो छोड़ें, जो मेरे बड़े काबिल एहतराम है सिद्दीकुल फारूक साहब, बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है, इनकी अपनी जमात के बयानिए में भी फर्क आ रहा है। हाँ। हमजा शहबाज का बयानिया कोई और है, मरियम सफदर साहबा का बयानिया कोई और है। इनके आपस में लीडरशिप खिलाफात हैं, वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये 10 साल पहले हमने तो नहीं कहा था कि अली बाबा 40 चोर मैं लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, कराची, लाहौर, कोयटा, पता नहीं कहाँ घसीटूंगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने तो नहीं कहा था। बिल्कुल ठीक। पहले तो मैं इनसे कहूंगा कि अगर ये इतने एक दूसरे के साथ सिंसियर थे तो इनको बाकायदा तौर पर पब्लिकली आकर माफी मांगनी चाहिए थे कि हम पहले गलत थे, अब सारे ठीक हो गए। और इमरान खान साहब ने तो पहले भी कहा था कि जब इन पर हाथ डलेगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये 4-5 साल पहले की उनकी पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रह गई बात लेकिन साहब के कारकर्दगी की, आप क्या समझते हैं कि 30 साल का जो सारा गंद इकट्ठा हुआ था वो 30 महीनों में ठीक हो जाएगा? आप जो 12,000 मेगावाट बिजली की बात कर रहे हैं, मेरे पास एनर्जी का पोर्टफोलियो है, किसी दिन टाइम रख लें कि जिस तरह ये कौम को, मुल्क को कर्जों में जकड़ कर गए हैं और 30 साल इनकी हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो नहीं थी, इन्होंने बिजली पूरी करनी थी। अगर इन्होंने की है और किस शर्तों पे की है, कितनी कैपेसिटी की मद के में चार्जेस उनको देने पड़ रहे हैं और किस अंदाज में ये IMF के साथ मुआहदे करके गए। ये किस दिन आप एक्सक्लूसिव प्रोग्राम सर डन हो गया, मलिक साहब डन हो गया। आप बुलाएंगे साथ सिद्दीकुल फारूक साहब को बुलाएंगे और अगर दरेजो भाई कहेंगे तो इनको भी साथ इनवाइट कर लेंगे। एक व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक से वापस आते हैं। तो सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर के ऊपर अब एक नई कहानी शुरू हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना ऑपोजिशन लीडर चाह रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून अपना लीडर चाह रहे हैं और पीडीएम के अंदर डिसाइड कुछ और हुआ था। ये क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी दरेजो भाई, आपकी तरफ आता हूं, जरा मुझे बताएं तो सही, एक तो आपने दुख इतने दिए हैं सारों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि लोगों का दिल खराब कर दिया आप लोगों ने। चेयरमैन सेनेट आप लोगों ने कहा था कि यूसुफ रजा गिलानी बने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी वोट दिया, सब ने वोट दिया। डिप्टी चेयरमैन के लिए कहा था JUIF को वोट दिया जाए, वो वोट दिए गए। और ऑपोजिशन लीडर कहा गया था कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बनेगा। अब आप लोगों का चेंज ऑफ मूड होने लग गया है, अब आपको वो आजम नज़ीर तारड़ साहब भी नहीं अच्छे लग रहे। अब आप लोग क्यों ऐसे यूं कर रहे हैं? वैसे बता तो दें, आज बता ही दें, लाइव प्रोग्राम में बता दें क्यों इतना आप तंग कर रहे हैं इन सारों को। नहीं मंसूर, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। जाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में होती है, जिनके पास सीटें होती हैं, जैसे सेनेट की हम बात कर रहे हैं तो सेनेट में हम समझते हैं कि ज़्यादा सीटें हमारे पास हैं
और हमारी ख्वाहिश है कि हमें अपोजिशन लीडर मिलना चाहिए। उसी तरह दूसरी पार्टीज की ज़ाहिर है ख्वाहिश होगी, लेकिन ये बैठ के जो पार्टी क़यादत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या पीडीएम की, जो सारी मौजूदा क़यादत है, वो बैठ के फैसला करेंगे। जिस तरह आपने नेशनल असेंबली में भी देखा है, अगर अपना मुस्लिम लीग नून की वहाँ अक्सरियत है, मतलब अपोजिशन में उनकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो उन्हीं को मिली हुई है अपोजिशन लीडर की पोस्ट। तो हम चाहेंगे कि सेनेट में भी इसी तरीके से हो। बहरहाल ये जो भी फैसला होगा मिलके बैठ के अपोजिशन करेंगे। ठीक हो गया। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं सवाल नहीं करूंगा, आपको समझ आ गई है दरेजो साहब के जवाब से क्या वो कह रहे हैं आपको? वो जो मुहावरा है ना, आखा तीनों सुनावा नूनू, उन्होंने बिल्कुल सुना दिया आपको। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि आजम नज़ीर तारड़ या सादिया बासी में से कोई हो, लेकिन अपेरेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस पे कन्विंस नहीं आफ्टर सीइंग द रिजल्ट ऑफ द चेयरमैन सेनेट। क्या कहेंगे जी? देखिए, मैं धारीजो साहब की बात का भी जवाब दूंगा और अख्तर मलिक साहब ने भी कुछ बातें की हैं। उन्होंने तो आपको खुला चैलेंज कर दिया है। जी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस हवाले से कल भी 2 चैनल से बात की है, और जो फार्मूला तय हुआ था कि चेयरमैन सेनेट एग्जैक्टली पीपल्स पार्टी, डिप्टी चेयरमैन जेयूआई, लीडर ऑफ द अपोजिशन मुस्लिम लीग नून, बिल्कुल ऐसे ही था। अब अगर हमने तो वोट जो है वो गिलानी साहब को चेयर अपना मेंबर बनने के लिए भी, सेनेटर बनने के लिए भी दिए, हमने तो वोट उनको जो है वो चेयरमैन बनने के लिए भी दिए। अगर वो धांधली की वजह से और गलत रूलिंग देने की वजह से नहीं बन सके, उनका केस ये लेके जाएं, लेकिन उसका नजला मुस्लिम लीग नून के साथ जो कमिटमेंट की पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, जिसकी उस पीडीएम के सदर तस्दीक कर रहे हैं, तो उस पे तो नजला हम पे नहीं गिरना चाहिए। हमने जो मुआहिदा किया उसकी पाबंदी होनी चाहिए। मैं इतनी बात करूंगा। तो अब मैं आता हूं स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिद्दीकुल फारूक साहब, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के वो 7 वोट किधर चले गए? वो तो बता दे, वो तो क्लीन स्वीप हो गया था वहां पर। ये बस आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दें, मैंने चिड़िया भेजी हुई है वो बताती है मुझे। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारे बयानिए में, हाँ जी, जो अख्तर मलिक साहब का ख्याल है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह फर्क नहीं है। जनाब नवाज शरीफ सबसे मशावरत के बाद वो बयानिया बनाते हैं और वो उसका ऐलान करते हैं। ना शहबाज शरीफ साहब को इख्तलाफ है, ना हमजा शहबाज साहब को इख्तलाफ है। अलबत्ता बहुत से लोग परेशान हैं, जिस तरह पहले शेख रशीद परेशान थे कि जी नून में से शीन निकलेगी, वो सारे मामलात खत्म हो गए। ठीक है। अब मैं फिर अर्ज करूंगा कि जो अख्तर मलिक साहब फरमा रहे हैं, ये माकूल आदमी हैं, और पीटीआई के सफों में माकूल आदमी जरा थोड़े ही है। ठीक। तो अब ये आप फरमाइए कि ये जो सबसे बड़ा डाकू था बकौल इमरान खान साहब के, आपने स्पीकर भी बना दिया, जाके मिलते भी हैं, ये भी कहते हैं जाके चौधरी शुजात को कि मुझे भी परवेज इलाही समझ लें। ठीक। तो यानी फिर डाकू समझ लें आपको, है? और फिर उसके बाद जिसको कहा मैं चपड़ासी नहीं बनाऊंगा, अब तो माशाल्लाह उसको वजीर दाखिला बना दिया। ठीक। तो ये जो यू टर्न ये हैं, और ये जो बयानिए का ये जो तबाहकुन शिकस्त हुई है, अपने हाथों आपने दी है, इसका क्या जवाब है? एक दूसरा सर, मैं आगे चलूं, जरा टाइम मेरे पास थोड़ा सा, मैं दोबारा आता हूं आपके पास, मैं दोबारा आता हूं। जरा सुन ले मलिक जी मलिक साहब, जरा मैं इजाजत मुझे दे। जी बताइए जल्दी से, 30 सेकंड जी। हमें पूछे बगैर, पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर रातों रात आपने सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया नैब के कवानीन में तरमीम का। और एनआरओ किसे दिया? जो एनआरओ का इख्तियार तो किसी के पास है नहीं, ये तो झूठ है ना। एनआरओ नहीं दूंगा तो किसको दिया? अगर एनआरओ कोई है आपके नजदीक, वजीर आजम इमरान खान को, खटक को। ठीक, मैं इस पे जवाब लेता हूं। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, एक तो मुझे इस पे कमेंट कीजिएगा कि जी अब इस पूरे सिनेरियो पे वो कह रही है जी हुकूमत परेशान है और कोई परेशान नहीं है। हुकूमत परेशान है, पीडीएम वहीं पर खड़ी है, वो जितनी खड़ी है वो हमें पता है, लेकिन बकौल उनके जी ये सिचुएशन है। क्या कमेंट करेंगे? देखें जी, ये सारे पार्टियां परेशान है, इसलिए परेशान है कि मैंने पहले कहा है कि गैर फितरी इत्तेहाद था। इन हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो है, अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपने अपने सूबों के इनके इश्यूज हैं।
लेकिन किसी एक एजेंडे पे जब इनकलाब आते हैं या तहरीकें कामयाब होती हैं, कोई नेशनल एजेंडा होता है, कोई कौम का एजेंडा होता है। इनके अपने जाती एजेंडे थे, उन एजेंडों को लेकर चल रहे थे, तो ज़ाहिर है ये इसका फेट यही नजर आ रहा था और वो हुआ। बिल्कुल ठीक। अब रह गई बात सिद्दीकुल फरूक साहब की, तो ये चौधरी परवेज इलाही साहब से कौन मीटिंग करता रहा है आजकल में, और पहले कौन करता रहा है, किस तरह ये जो कौन करता रहा है मलिक साहब, बताएं जल्दी से बताएं। अदम एतमाद की बातें चल रही थी, ये कौन करवा रहा था, कौन सी पार्टी दरखास्त ये है ठीक कि मैंने जो दरखास्त की है कि बड़ा डाकू, सॉरी मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, जवाब दे बस, मेरी ये दरखास्त है। मेरी बात जी मलिक साहब क्लोज करें, जल्दी कीजिएगा, वो तो उसमें जवाब मिल जाएगा। जी जल्दी कीजिएगा। ये देखें, जो आप देखें कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, जमहूरी रवायात हैं, वो नंबर ऑफ जो आपके सीट्स होती हैं उस पे आगे पॉलिटिक्स चलती होती है। ठीक है। जब हमने देखा कि हमारी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी नहीं बन रही, हमें अलायंस की जरूरत है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन थे? ठीक, एक जो आपकी दो पार्टियां थी बड़ी और एक तीसरी पार्टी ये थी। बिल्कुल तो हमने रिलेटिवली जो बेहतर लोग थे उनका इंतखाब किया, बेहतर लोगों का इंतखाब किया, ऐसे ही ठीक हो गया, और ऐसे ही सेंटर में हुआ। मलिक साहब आपका पॉइंट आ गया, सॉरी मेरे पास टाइम बिल्कुल मलिक साहब खत्म हो गया है। डॉक्टर अख्तर मलिक, जाम इकरामुल्लाह दरेजो साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। नाज़रीन, गोल्डन जुबली ऑफ इंडिपेंडेंस ने कहा है कि बांग्लादेश हैज लेफ्ट बिहाइंड पाकिस्तान इन एवरी एस्पेक्ट। ये मैं आपके साथ एक डाटा शेयर कर रहा हूं जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन के ऊपर भी अब देखेंगे। इसके अंदर बांग्लादेश का कंपैरिजन इन्होंने दिया है पाकिस्तान के साथ, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश के अंदर $2064 है, जबकि पाकिस्तान में $1130 है। जीडीपी ग्रोथ ड्यूरिंग पेंडेमिक 5.2 है बांग्लादेश के अंदर और 5.2 बांग्लादेश में और 0.4 पाकिस्तान के अंदर। रिजर्व्स जो हैं वो 42 बिलियन के हैं डॉलर्स के बांग्लादेश के, और पाकिस्तान के 20.8 बिलियन के हैं। एवरेज लाइफलाइन जो है बांग्लादेश की 72 ईयर्स है, जबकि पाकिस्तान की 67 ईयर्स है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 ईयर्स जो है वो 25,000 है बांग्लादेश में और 59,000 है पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक्सट्रीमली हाई है। प्राइमरी एजुकेशन जो बांग्लादेश में 98% है और पाकिस्तान में 72% है। प्राइवेट बैंक जो है दैट इज 44% इन बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर 22 हैं। ये एक एनालिसिस है, एक व्यू पॉइंट है, और मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है और हमारे सियासतदानों ने पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी हैं, इस पे काम करना है। कौम को इस पे काम करने की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशंस को इस पे काम करने की ज़रूरत है, इदारों को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, सरकारी इदारों, प्राइवेट सेक्टर को इस पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बांग्लादेश जिसके बारे में हमारे जो कमेंट्स थे वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आज बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हर एस्पेक्ट में पीछे छोड़ दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान में रहने वाली इस 22 करोड़ अवाम की परफॉर्मेंस के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।